अब ये तो पूरा डेटा था जो हमने आपको बताया, पुराने इतिहास से जुड़ी हुई ये कहानी हमने आपको बताई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस जाति जनगणना से किसको क्या मिलेगा, किसको नफा और किसको नुकसान मिलेगा, आपको यह भी समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि यूपी में जाति आधारित राजनीति का बोलबाला है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से देश की सत्ता का रास्ता गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार उन जातीय बंधनों में बंधी हुई है। 2022 और 24 का जो चुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और इसके बदले उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा। ऐसे में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराए जाने का फैसला लेकर एक बड़ा दांव चल दिया। इसे सपा व कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की धार को कुंद करने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। कम से कम ये जो दो बयान आपको मैं दिखाने वाला हूं, इन बयानों से तो यही समझा जा सकता है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल है। भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डाटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं, इसको भी जरा समझिए। अखिलेश यादव ने कहा, जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत एक अति महत्वपूर्ण चरण है। यानी दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं क्रेडिट लेने का। अब उस क्रेडिट का पॉलिटिकल माइलेज क्या है, इसको भी समझिए। उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों में घिरी हुई है। यूपी में जाति जनगणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। भाजपा के सहयोगी दल भी जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान करके विपक्ष की राजनीति को तो कुंद किया ही है, साथ ही सत्ता पक्ष के सहयोगियों को भी खुश कर लिया। लेकिन सत्ता पक्ष के पास चुनौतियां भी अंबार हैं। इसको भी जरा समझिए कि चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, अगर बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही है, वो समझती है कि जाति जनगणना के बाद सामाजिक समावेश मेंटेन रहेगा, तो उसमें उसको झटका लग सकता है। वो कैसे? इससे ओबीसी और दलित वोट बैंक तो बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कायस्थ इससे नाराज हो सकते हैं। वजह, अगर सामान्य वर्ग की आबादी कम आई तो ओबीसी आरक्षण में बदलाव की मांग तेज हो जाएगी। यानी 50% का जो क्राइटेरिया पार करने की बात है वो तेज हो जाएगी। इससे सामान्य वर्ग में असंतोष पैदा होगा। लेकिन इससे फायदे किसको किसको मिल सकते हैं? जाति जनगणना के नतीजे आने के बाद यूपी की सियासत में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी राजनीति में एक नारा गूंजता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक वैसे ही छोटे दल अपने लिए और ज्यादा हिस्सेदारी के लिए बार्गेन करने लगेंगे। निषाद, बिंद, राजभर, अन्य छोटी ओबीसी और दलित उपजातियों पर केंद्रित छोटे दल इस जनगणना से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। यदि इन समाज के लोगों की आबादी बढ़ती है तो ये दल अधिक राजनीतिक प्रभाव हासिल करने का दबाव बढ़ा सकते हैं और बड़े दलों के साथ गठबंधन में अपनी सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, बसपा जैसे दल मजबूत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दलितों की संख्या बढ़ी तो बीएसपी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस को भी अगर जनरल में असंतोष बढ़ा तो उससे फायदा मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी भी ओबीसी की आबादी बढ़ती या घटती दोनों का फायदा उठाएगी। यानी सब इस जाति जनगणना में अपना अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, अपना अपना फायदा खोज रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जाति जनगणना सामाजिक न्याय और सामाजिक एकजुटता लेकर के आएगी, या 1990 के दौर में जो मंडल कमीशन के बाद हुआ था वैसे ही हालात देश में बन जाएंगे? इस पर हम सभी की नजर रहेगी। तो जाति जनगणना पर ये वो तमाम पक्ष और विपक्ष के वो तमाम तर्क। नमस्कार।